क्योंकि चाइनीज को यहाँ पे पाकिस्तान आपको पता है कि माजी में भी पाकिस्तान जो है वो भारत का नाम लेता रहा। इस हवाले से चाइनीज इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं कि इसको डाउन प्ले करो, हम इस मामले में नहीं कहना चाहते, हम इंडिया के साथ कोई बात नहीं करना चाह रहे, हम तो आपके मुल्क में आप जाने और वो जाने। हाँ, अभी चाइनीज जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है विड्रॉ कर सकते हैं, और चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को कहेगा जी ठीक है पाकिस्तान में आइंदा ना आए। अब ये एक बड़ा सीरियस धचका है। पाकिस्तान की कमजोर मुआशी और तजारती सूरत हाल की वजह से पहले अफगान तालिबान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पहले ही अफगान तालिबान के काफ़ी करीब है, फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात की वजह से आप देखिएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कशीदगी। अब ऐसी सूरत में कशीदगी को देखते हुए अगर भारत मशरकी सरहद पर एस्केलेशन और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग देना शुरू कर दे तो आप तो अपने मुल्क का टूटने का खर्चा होगा। अगर ये ना भी हो तो सी पैक का काम मुकम्मल तौर पे पैकअप हो जाएगा, जो कि बहुत हद तक इनकी हुकूमत में पहले ही हो चुका है। सी पैक पर काम बंद होने का मतलब है कि चाइना की दोस्ती भी आपके हाथ से। और ये बाय द वे ये तीसरा वार्निंग है जो इश्यू हुआ है, जो कल का था। ये देखिए कि जब हम तफरीक की बात करते हैं फौज में और अवाम में या इस तरह की बात करते हैं तो उस पर फिर हमारा दुश्मन उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। अभी आप इंडियन मीडिया देखें, इंडियन मीडिया आप देखें, उस पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो उस पर क्या क्या स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई चाइना जो है वो पाकिस्तान की बात सुनता नहीं है अगेंस्ट इंडिया। अरे भाई, चाइना ने आपको मदद ही इसीलिए की थी कि भाई आप जो है वो इंडिया को बिजी रखो, आतंकवादी हमले करते रहो। आप यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें करते रहोगे तो इंडिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब आप उल्टा कर रहे हो। चाइना ने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन अब आप उल्टा कर रहे हो। और अब जो है वो आप चाइना को इंडिया की कंप्लेंट कर रहे हो कि भाई जरा देखिए इंडिया के हमारे खिलाफ ये कर रहा है। अब चाइना सोचेगा कि भाई हमें जो काम लेना था पाकिस्तान से, इसलिए हमने इतना सारा पैसा दिया था, इसीलिए हमने इतनी मदद की थी, अब वही कंप्लेंट फिर से हमें कर रहा है। तो पागल है क्या कि भाई चाइना सुनेगा इस बात को। यहाँ पर यही बात हो रही है, कमर चीमा यही कह रहा है कि ना ही पहले चाइना ने हमारी बात सुनी थी अगेंस्ट इंडिया और ना ही वो अभी सुन रहा है। भाई क्यों सुनेगा? क्योंकि अब चाइना को डायरेक्टली थ्रेट लग रहा है। पहले ऐसा था कि नहीं, पाकिस्तान के साथ इंडिया को बिजी रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि भाई डर लग रहा है उसको भी कि भाई इंडिया हमें यहाँ पर पछाड़ ना दे, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चाइनीज को यहाँ पे पाकिस्तान, आपको पता है कि माजी में भी पाकिस्तान जो है वो भारत का नाम लेता रहा। इस हवाले से चाइनीज इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं कि इसको डाउन प्ले करो, हम इस मामले में नहीं कहना चाहते, हम इंडिया के साथ कोई बात नहीं करना चाह रहे, हम तो आपके मुल्क में आप जाने और वो जाने। चाइनीज जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है विड्रॉ कर सकते हैं, और चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को कहेगा जी ठीक है पाकिस्तान में आइंदा ना आए। अब ये एक बड़ा सीरियस धचका है। अब ऐसी सूरत में कशीदगी को देखते हुए अगर भारत मशरकी सरहद पर एस्केलेशन और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग देना शुरू कर दे तो आप तो अपने मुल्क का टूटने का खर्चा होगा। अगर ये ना भी हो तो सी पैक का काम मुकम्मल तौर पे पैकअप हो जाएगा, जो कि बहुत हद तक इनकी हुकूमत में पहले ही हो चुका है। सी पैक पर काम बंद होने का मतलब है कि चाइना की दोस्ती भी आपके हाथ से गई। रशिया पर पहले ही यूक्रेन के साथ जंग की वजह से पाबंदी है। इसलिए जो इमरान खान समझते हैं कि रूस से सस्ती गंदम, तेल और गैस हासिल कर लेंगे, तो अगर रूस से मुआहदा भी हो गया तो इन तमाम चीज़ों की फराहमी कैसे होगी, जो कि और ज़्यादा मुश्किल में फंसने वाली बात है। याद रखें, इन मुश्किल हालात में बाकी ममालिक की नाराज़गी मोल कर तुर्की और मलेशिया भी आपकी मदद नहीं करेंगे। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो डफर्स नहीं है। यानी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो सकता है। और ख़ास तौर नेशनल टेलीविज़न पे और शेमलेसली ज़बान लेना, उंगली उठा के पॉइंट करके लेना, और एक दफ़े नहीं 5 दफ़े 6 दफ़े। और ये बाय द वे ये तीसरा वार्निंग है जो इश्यू हुआ है, जो कल का था। ये देखिए कि जब हम तफरीक की बात करते हैं फौज में और अवाम में या इस तरह की बात करते हैं
तो उस पर फिर हमारा दुश्मन उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। अभी आप इंडियन मीडिया देखें, इंडियन मीडिया आप देखें, उस पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो उस पर क्या क्या स्टोरियां नहीं कर रहे। तो हम इस तरह की बातें करके असल में दुश्मन को मौका दे रहे होते हैं, उसे मौका मिल जाता है। बदकिस्मती से ऐसी कि जिसे कहते हैं दोगलापन है या दोगली जुबान है जो बेइंतहा इस वक्त हर्ट कर रही है और बहुत तकसीम क्रिएट कर रही है। हमारी सियासत क्यों इतनी अपाहज हो जाती है कि उसको बेसाख, वो फिर वही बात आ जाती है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम जो बेगर्स थे, हम उनसे जो चीजें मांग रहे थे, तो हम चूजर कैसे हो सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं इसको अनडू करें? उन्होंने फिर नाराज ही, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, सऊदीज और अमीरातीज जो हैं वो हम जो है उनके पास किशकोल लेके पहुंच गए हैं। मतलब क्या जिंदगी है यार। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में हुकूमत करना सबसे डिफिकल्ट जॉब है। द रीजन बिहाइंड इज कि आप आते ही आपने कशकोल पकड़ लिए हैं, कभी इधर निकल गए, एक बंदा कशकोल फाड़ के सऊदी अरब रुपया, दूसरा बंदा कशकोल फाड़ के अमीरात में यूएई पहुंच गया, तीसरा जो है वो कुवैत पहुंच गया, चौथा कतर पहुंच गया। अभी शहबाज शरीफ साहब जो अगला दौरान करीब जो है वो चीन करने वाले हैं ऑलमोस्ट, या कतर का होगा या चीन का होगा। जारी बात है जर्मनी का तो होना नहीं है हमारा उनके साथ। पाकिस्तान की कमजोर मुआशी और तजारती सूरत हाल की वजह से पहली अफगान तालिबान पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पहली अफगान तालिबान के काफ़ी करीब है, फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात की वजह से आप देखिएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ जाएगी, मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा लेगी। फिर ये भी याद रखें कि इमरान खान की काबीना में शेरी मज़ारी, जुल्फी बुखारी, अली जैदी, ये सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिनका ईरान की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। आपको याद होगा ना कि कोरोना के दिनों में जब भी कहीं से लोगों को मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था तो इन वज़रा ने ईरान बॉर्डर से लोगों को दाखिल कैसे करवाया था, बड़ी आवाज़ें उठी थी, जिसकी वजह से मुल्क में कोविड फैल गया। तो जब अमेरिका समेत आप बाकी तमाम ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ रहे होंगे और इन वज़रा की वजह से आपका झुकाव ईरान की जानिब होगा, तो पाकिस्तान के लिए GCC ममालिक की हिमायत हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। कहीं खुदा न खास्ता गल्फ ममालिक और अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर खसूसन मजदूर तबके को पाकिस्तान अगर वापस भेज दिया तो आपकी रेमिटेंस ज़ीरो। इन ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब और ख़राब मईशत की वजह से पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा ख़राब मईशत की वजह से आपको अपना दिफाई बजट बिल्कुल ख़त्म करना पड़ जाएगा, और दिफाई बजट कम करने का भी मतलब यह है कि दिफाई सलाहियत में कमी। हम दूसरे ममालिक से लड़ाका तैयारे, टैंक और दीगर दिफाई आलात भी नहीं खरीद सकेंगे। दिया कि जो चाइनीज कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम में, या जो पाकिस्तान की एबिलिटी है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, वो बड़ा शेक हो गया। मतलब द चाइनीज आर वरीड। अब इसमें दो एंगल हैं। पहली बात तो ये है कि चाइनीज खुद नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि जो दासू पे जो हमला हुआ था उसके जो चाइनीज काफी मारे गए थे, उसमें चाइनीज ने बड़ा प्रेशर डाला इमरान खान पे। इमरान खान ने मामला पहले ही ऑलरेडी खराब किए हुए थे, और अब नई हुकूमत आई है तो चाइनीज जो है वो प्रेशर नहीं डालना चाह रहे। अच्छा, इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्यों डाला? क्योंकि इमरान खान के ऊपर चाइनीज पहले ही नाराज थे। इन्होंने CPEC के मंसूबों के फोरेंसिक ऑडिट कराने शुरू कर दिए, जिसका जो चाइनीज थे वो बड़े नाराज होने शुरू। बल्कि मैं देख रहा था कि जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो कह रहे थे कि जो इमरान नियाजी है उसने जनाब CPEC का बुरे हालात कर दिए, CPEC ऑलमोस्ट बंद हो गया, फोरेंसिक ऑडिट शुरू करा दिए, चीन नाराज हो गया। चीन ने तो नाराज होना है। इंडियंस ने ऐसा राइज किया इस समय, इंडियंस आर द रिचेस्ट ethnic community in the US, even more than the whites. They are the most educated. सबसे ज्यादा डिग्रीज होती है। चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है, और उनका चाइना का बहुत बड़ा कस्टमर है इंडिया, भारत। अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप मौजूद था, वो जो समझता था कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए। अब भारत के साथ अपने कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान और भारत, उसकी डेवलपमेंट में, उनकी मुआशी डेवलपमेंट में, उनकी सियासी नशोनुमा में, सियासी ट्रेनिंग की, फिर उनका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की कि भाई इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ग्रोथ उसकी ग्रोथ हो रही है।
और किस तरीके से इंडिया पहले 2014 से पहले इंडिया हुआ करता था और 2014 के बाद इंडिया क्या हो रहा है। ऐसा नहीं था कि इंडिया जो है अपनी डिप्लोमेसी नहीं करता था या फिर कहीं नहीं लॉबिंग जो है वो नहीं करता था यूएस के अंदर या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो वेस्ट ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन 2014 के आने के बाद अचानक से ये सारी फॉरेन पॉलिसी या फिर डिप्लोमेसी में इतना उछाल आया है कि भाई आप सोच नहीं सकते। और अब यहाँ पर ये भी बात हो रही है, मतलब यहाँ पर सब कुछ अब नोट किया जा रहा है कि भाई अगर आप यूएस में, क्योंकि यूएस सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है, क्योंकि यूएस के अंदर अगर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कोई ग्रुप है तो इंडियन ग्रुप है। एथनिसिटी की अगर यहाँ पर बात हो रही है, सबसे पैसे वाला तो भी वही है, पर कैपिटा इनकम तो भी वही है। तो आखिरकार क्यों आज टॉप पर कई सारे इंडियंस है, क्यों ना हो? आने वाले 10 सालों के अंदर इंडियंस और छा जाएंगे, क्यों ना छा जाए? यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वर्जन है इसमें इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे इंडियंस मैंने देखा है अमेरिका में और बड़ी सारी जगहों पे बड़ा मुस्बत काम कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग इन अमेरिकन इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली हेल्पिंग। इंडियंस ने ऐसा राइज किया इस समय, इंडियंस आर द रिचेस्ट ethnic community in the US, even more than the whites. They are the most educated. सबसे ज़्यादा डिग्रीज होती हैं, वो तो माशाल्लाह हमारे माँ बाप के कारण सबसे ज़्यादा डिग्रीज भी हमारी होती हैं यूएस में, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा मीडियन इनकम हमारा है, even more than the whites. तो आप अब सिलिकॉन वैली में देख लीजिए, सारे फाउंडर्स ज़्यादातर आपके इंडियंस ही हैं, स्टेम में हर जगह। तो उससे एक सॉफ्ट पावर तो बनता ही है, राइट? वो जहां आपने ये बात की कि अगर मिसाइल गिरता है तो उनकी वो नहीं आती, उनकी तवज्जो क्योंकि सारी इस तरफ है और कुछ वो देख ही नहीं रहे। तो उसी में हमने ये देखा कि जो चाइना है उसके ताल्लुकात भारत के साथ, क्या आप समझते हैं कि ये आगाज है? इसकी वजह यह है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से अफगानिस्तान गए और उसके बाद वो इंडिया गए, उन्होंने नेपाल भी जाना है, लेकिन इंडिया का दौरा यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई ये तो उन्होंने खुद कह के किया है। देखें, इसमें खान साहब, मैं खैर जब कंपैरिजन खान साहब हमेशा इसको करते हैं कि मैं भारत के साथ अपने कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान और भारत, उसकी डेवलपमेंट में, उनकी मुआशी डेवलपमेंट में, उनकी सियासी नशोनुमा में, सियासी ट्रेनिंग की, फिर उनका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा चुके हैं। अब अपना कंपैरिजन जो है वो आप नेपाल से किया करें, आप बांग्लादेश से भी आपका कोई मॉरल वैल्यू नहीं बनती आपकी कि आप बांग्लादेश भी आपसे आगे जा चुका है, आपका कोई इस वक्त कंपैरिजन नहीं है। आप भूटान वगैरह उस कैटेगरी में अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो भी आपसे आगे होंगे। तो इन सर्कमस्टांसेस में अगर खान साहब तो खैर ब्लंडर, खान साहब इकोनॉमिकली इंडिया और अमेरिका के कैसे ताल्लुकात है और किन जगह पे कोऑपरेशन है, क्योंकि आपने इस फील्ड को बड़ा ट्रैक करती हैं, जो अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी है उनके इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को आप आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर रहा है। आपने रिसर्च बड़ी की है कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो किन जगहों पे ज्यादा काम हुआ है और किस तरह का इकोनॉमिक पार्टनरशिप है दोनों मुल्कों का? देखिए, नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं अभी, जैसे आप कोविड में भी देखिए तो ट्रेड जो है वो सॉलिड रहा है, एंड सर्विसेज ट्रेड जो एसेंशियली है विद इन ट्रेड भी मर्चेंडाइज से ज्यादा वो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपको पता होगा जो आईटी कंपनीज भी, इंडियन आईटी कंपनीज यहाँ पे हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टीसीएस इनफैक्ट सबसे ज्यादा H1Bs देती है यूएस में, एंड यूएस कंपनीज भी इंडिया में अबाउट 2000 है, and they are looking for, because it's easier to operate in India, they're looking for good skilled workers. They are doing their own skilling programs there, they're recruiting heavily. तो ट्रेड है और सर्विसेज ट्रेड हमारा क्रक्स बनता है उसमें। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हमें कहते हैं वो भी सही रहा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक तो सबसे पहले ये जो दुनिया में वो कर रहा है भारत, अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप तभी हो सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो मुआशी तौर पर, आपके फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग हो, आप इस तरह की चीजें तभी कर सकते हैं। ये तो पहला फंडामेंटल चीज ये है। आप एक फकीर हैं, वो एक कस्टमर है। एक कस्टमर और एक फकीर का स्टेटस आप खुद डिफाइन कर लें कि दरवाजे पे खड़ा एक कस्टमर आपको उसको किस तरह आप अंदर लाते हैं और एक फकीर को किस तरह लाते हैं अंदर, मांगने वाले को। और उनका स्टेटस एज ए कस्टमर, वो त्यारे लेते हैं, बोइंग लेते हैं, राफेल लेते हैं, S-400 लेते हैं, उनका स्टेटस ये है।
अब चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है और उनका चाइना का बहुत बड़ा कस्टमर है इंडिया, भारत। अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप मौजूद था वो जो समझता था कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए। अब जब दोनों कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट अच्छी हो, जिनकी इकोनॉमीज अच्छी हो, वो एक दूसरे के उनको वो समझते हैं हम एक दूसरे की जरूरत है। आपने उसको एज ए ब्लैकमेल किया, आपने चाइना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि जी आपका हमारा दुश्मन और आपका दुश्मन और इसलिए चलें जी मिलकर करें, लेकिन वो आपकी हद तक वो नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है भारत के लिए क्लाइंट है, वो उसको खराब नहीं कर सकते। आप समझते थे कि आप उनके दुश्मनी का आप फायदा उठाएंगे तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी देखने, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आपकी रीसेंट 2 ब्लंडर आपकी फॉरेन पॉलिसी की, एक ईरान का और अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ओआईसी में ना आना, और उसके बाद ओआईसी की मीटिंग से पहले दुबई और सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन कश्मीर में जाना, ये दूसरा ब्लंडर। तीसरा ब्लंडर ये आपने जो बताया है कि चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है ही हैज गॉन टू इंडिया, उसकी वजह ये है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के लीडर हैं। वो इस्लामाबाद में फॉरेन सर्विस को, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन पॉलिसी को वो नहीं चला सकते। चाइना का ही देख लिया स्टैंड ऑफ में, जब हुआ था ये स्टैंड ऑफ का जब पीक था, तब इंडिया को तुरंत चाहिए थे कोल्ड गेयर इक्विपमेंट, ड्रोन्स और ये सब। तो यूएस ने एक बहुत अच्छे दोस्त के खातिर बिना कोई सवाल पूछे ये बोले कि भैया नहीं हम दे रहे हैं तो ये करना वो करना, उनने बस भेज दिया। तो ये भी एक दोस्ती है कि जब उन्होंने जाना था तो उन्होंने यहाँ पर जब ओआईसी थी तो कश्मीर के हवाले से बात की, तो उसके ऊपर इंडिया ने उनको कंडेम किया और उनको, हालांकि उन्होंने पहले कह चुके थे कि उन्होंने उस तरफ जाना था, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने उनकी जो थी उन्होंने कहा ठीक है आना होगा, आएंगे, अपने उस पे आ रहे हैं। ये बात आपने सही की कि अपने पैरों पे जो खड़ा हो वो तो फिर इसी तरह करता है। लेकिन सर मैं आपसे इसके अलावा एक आखिरी बात ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने जो ये जो शहरियार अफरीदी साहब ने एक ऐसा बयान दिया है, इतना ही गलत बयान ये है, जिस तरह आपने कहा कि उस तरफ के जो लोग होते हैं वहां पे खड़े होकर ऐसा बयान देने का मतलब है कि आप तो ये खुद कुछ बना रहे हैं। तो इमरान खान साहब कोई इस पे कोई बयान नहीं देंगे, उनको कंडेम नहीं करेंगे, उनको कहेंगे नहीं कि ये क्या तुमने ये बकवास मारी है, ये क्या बात की आपने? मैं कहता हूं तो सर इस्लामोफोबिया का झंडा उठा के खड़े हैं ना, उनको नहीं पता कि ये इस्लामोफोबिया है। देखें, मुझे जब इनके एक एडवाइजर ने रमेश कुमार की जब उनको गलत अल्फाज से इन्होंने नेशनल टीवी पे बोले थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये लीडरशिप का मुजाहरा करें और उसको कहें कि आई एम सॉरी, या वो खुद कहे कि मैं आई एम सॉरी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। मैं वहां से दिल बर्दाश्ता था। इसके बाद ये दूसरे फेडरल मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कहा है। शहरियार अफरीदी ने कहा, ये तीसरा ब्लंडर है इंटरनेशनल लेवल का जो उन्होंने किया। पहले तो उन्होंने न्यूयॉर्क में किया था, फिर उन्होंने फ्रांस में जाके किया था, और आज फिर उन्होंने ये किया। उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की, दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया। और ये मैंने खुद सुना है, लेकिन तारड़ साहब जो मैंने आपसे सवाल करना है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को कहा, दीज आर द वर्ड्स मैं जो कह रहा हूं आपको, मेजर साहब, फॉर यू एंड फॉर द अदर्स। उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों से पूछा, मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया कि दिस इज गुड। उन्होंने कहा देन वर्क ऑन इट, काम करें। अफगानी आपके साथ हैं ना, अमेरिकन आपके साथ हैं, चाइनीज वो भी आपसे नाराज हैं। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, यू आर इन द बॉक्स। इन हालात के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो, लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन अ फेवर regardless whoever is sitting on the steering। एक चीज ये अंडरस्टूड सी बात है कि भारत के साथ ट्रेड लाजमी। चाइना के साथ जब भी हम हाथ मिलाएंगे, ठीक है सर, तो दूसरा हाथ तलवार पे होगा, और हम हाथ भी मिलाएंगे चाइना से और एक हाथ तलवार पे भी होगा, तो दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए। और श्रीलंका का हाल आपने देख लिया, हम पहुंच गए वहां, 3 महीने रह गए वहां पहुंचने में, हम इससे ज़्यादा नहीं है टाइम हमारे पास। और रिजर्व्स आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है आप इंपोर्ट करने के लिए, आपको खाने के लिए गंदम इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर कमर चिमा एक इवेंट के बारे में बात कर रहा है कि भाई जब मैं और बाजवा जो बैठे थे, उनके जो पुराने आर्मी चीफ थे वो बैठे थे, तो उन्होंने एक चीज़ पूछी कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने में, ट्रेड सुधारने में क्या हमारी भलाई है? तो कि हाँ हमारी भलाई है, तो सुधारो। अरे भाई, वो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो ये आम बच्चा भी समझ सकता है यहाँ पर कि जब ट्रेड होगा
तभी मतलब कि यहाँ पर रोज़गार क्रिएट होंगे, तभी पैसा आएगा, तभी फॉरेन एक्सचेंज मनी आएगा, और तब जाकर आपकी ग्रोथ होगी। वो पैसा आएगा तो आप इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी वो पैसा लगा सकते हो, या फिर कहे कि जो भी ग्रोथ रिफॉर्म्स जो भी करना है। लेकिन अगर इतनी छोटी बात समझने से पहले आपको अपना रिलीजन सबसे पहले रखना है तो फिर वो कैसे हो पाएगा। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई ये बात छूट ही नहीं रही है, क्योंकि जब कोई ग्रोथ की बात करता है ना कोई ग्रुप ऐसा आ जाता है जो कि कहता है कि नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन हम नहीं सुधारेंगे, हमारा मतलब फिर वो रिलीजियस रीजंस आगे बढ़ा देते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की, दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया। और ये मैंने खुद सुना है, लेकिन तारड़ साहब जो मैंने आपसे सवाल करना है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को कहा, दीज आर द वर्ड्स मैं जो कह रहा हूं आपको, मेजर साहब फॉर यू एंड फॉर द अदर्स, उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों से पूछा मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया गया दिस इज गुड। उन्होंने कहा देन वर्क ऑन इट। आपके साथ है ना, अमेरिकन आपके साथ है, चाइनीज वो भी आपसे नाराज है, यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, यू आर इन द बॉक्स। इन हालात के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो। लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन अ फेवर रिगार्डलेस whoever is sitting on the steering। एक चीज ये अंडरस्टूड सी बात है कि भारत के साथ ट्रेड लाजमी शुरू किया जाए, उनसे डायलॉग किया जाए, चीजें नॉर्मलाइज की जाए, और कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल की बात शुरू की जाए। जिस तरह मेजर साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर 100 साल ना करें बात आप। और दूसरा, बात ना करने में से गेन किसने क्या किया है, लूज किसने क्या किया है, गेन किसने क्या किया। तो इसमें इस चीज को तो तो इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट अ डायलॉग। और जो भी हो, चाहे मोदी साहब हो चाहे कोई हो, यहाँ पे नवाज शरीफ हो, नवाज महीने लड़ाई झगड़े और चलेंगे, गाली गलौच होगा, मैशत और बिल्कुल रॉक बॉटम हो जाएगी, रिजर्व्स आपके खत्म हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बैन हो जाएगी, IMF आएगा नहीं, दुनिया ये तमाशा देख रही होगी। और उस वक्त इलेक्शन में फिर वायलेंस भी होगा, तशद्दुद होगा, जिस किस्म के जितने पैशंस अभी हो गए, गुस्सा जितना है दोनों साइड्स के अंदर, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे। तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे उस वक्त तो अभी कर लें, अगर लड़ाई झगड़े करनी है तो अभी कर लें, रोक लें इनको अगर रोक सकते हैं, और अगर नहीं रोक सकते तो इलेक्शन में जाएं, वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर किसी न किसी स्टेज पे इंटरवेंशन होनी पड़ेगी ना। तो वो अगर इंटरवेंशन हुई तो फिर सबको ही वो उठा के ले जाएंगे वो, तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा। तो खान साहब ये नहीं सोच रहे, इमरान खान ये कह रहा है कि मैंने अगर घर के मालिक मुझे आप नहीं बनाते तो मैंने घर को आग लगा देनी है, और घर के अंदर आप भी हैं और हम भी हैं और सारे ही लगे जाएंगे ऐसी। और श्रीलंका का हाल आपने देख लिया, हम पहुंच गए वहाँ, 3 महीने रह गए वहाँ पहुँचने में, हम इससे ज़्यादा नहीं है टाइम हमारे पास। रिजर्व्स आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है आप इंपोर्ट करने के लिए, आपको खाने के लिए गंदम इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये होगा क्या फिर। तो इसलिए खान साहब जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके साथ सिर्फ मुल्क का ही नुकसान है, बाकी सियासी जमातों का नुकसान हो या ना हो, इनका आपस में जो भी है, मगर मुल्क कि इसमें विनर कौन होगा इस बात में, इसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान लूज करेगी, कर रही है बल्कि। और वही जो आप चाइना के साथ बात की है, अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आप जब पिक करते हैं कि जिनसे हमने पैसा लेना है या जो कुछ करना है, अब चाइना के हालात ये है, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है, और उनको ये देखें कि आज तक उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज तक उन्होंने जंग ही नहीं को की। उन्होंने टोटल चीजों को डुप्लीकेट करना और अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है उसमें सारा पैसा बनाया उन्होंने। मैं हमेशा ये पाकिस्तानी दोस्तों को कहता था, आप आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों के साथ चले गए हो। अब वो ये बताएं मुझे कि वो भारत के साथ तो जंग करने की सलाहियत नहीं रखते। वो भारत उनकी पूरी एक स्टेट कब्जा करके बैठा है, वो उसके कुछ नहीं उससे कुछ कर पा रहे। एक सिर्फ उनकी अभी तक सिर्फ एक उनकी आर्मी बेस है जिबूती में। तो आप सारा उनके पीछे लग गए। आप उनके पीछे नहीं लगे थे, आप डॉलर के पीछे लगे थे। वो अब डॉलर आपने 26 करोड़ तो खा लिया आपने उनका। वो बेचारे तंग बैठे हैं, उनका हर प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो पछता रहे हैं। वो मेरे अक्सर दोस्त मुझे यह कहते थे, ओए तेनू ये नहीं पता है पंजाबी ना वो करनगे चाइना हाथ ला लग वेखणगे। अब वो कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, वो परेशान है। अब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब मिन्नतें तरले करेंगे उनको, जिस तरह आपने बताया कि वो अपनी आर्मी को लेके अपनी सिक्योरिटी भी साथ ही लेकर आएंगे और अपने प्रोजेक्ट करेंगे। ये किस तरह के रिलेशनशिप है, ये किस तरह के प्रोजेक्ट है। एम्बैरसिंग है ये सारी चीजें। मैं कहां से शुरू कहां से खत्म करूं। मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हालांकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं खुद।
लेकिन ये आपको मैंने पहले कहा था, एक चीज जो है पाकिस्तान को बिल्कुल जो खतरनाक तरीन है, नेशनलिज्म नहीं, कौमियत का कॉन्सेप्ट कोई नहीं। वो चाहिए सबसे पहले, चाहे इंपोर्ट करनी हो तो वो भी करें। पाकिस्तान का बचने का सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि नेशनलिज्म, पाकिस्तान फर्स्ट। उसी बात पे आप सोचेंगे तो चाइना के साथ भी आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, आपके भारत के साथ भी रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी पे। आप ट्रेड भी करेंगे, आप डायलॉग। ये क्यों बैलेंस कर पा रहा है? चीमा साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया इसका जवाब बड़ा कड़वा है। उसकी वजह यह है कि आपने सारे अंडे चाइना के बास्केट में नहीं डाले। आपके सारे अंडे जो होते हैं सिर्फ डॉलर बेस होते हैं। आपको अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं, चाइना से पैसे आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं। ये असल दर हकीकत ये है कि ये अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। जब उन्होंने इस रीजन में अफगानिस्तान से जब वो निकले, एक पैसा आना वहां से बंद हुआ, आपकी एक जरूरत थी कि आपको कोई दूसरी गाय मिले, आप वहां से पैसे निकले। तो आपने जिस तरीके से उनका 26 बिलियन डॉलर आपका सीपैक के चक्कर में आपने जब हजम कर गए हैं, और साथ उनके साथ आप उनके लोग भी यहां मर रहे हैं, तो फिर वो अपसेट होंगे। बल्कि वो अपने जितने प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान में किए वो उनसे खुश नहीं। अभी वहां पे जो श्रीलंका का प्रॉब्लम है, ये एक फैमिली की सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। चाहे आपने करप्शन करा, चाहे आपने अपने भाई को प्रेसिडेंट लगाया, चाचा को प्राइम मिनिस्टर लगाया, मामा को कुछ लगाया, ताया को कुछ लगाया, ये एक फैमिली एंटरप्राइज रन कर रही है श्रीलंका, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो चाइनीज लोन्स हैं उनके, जो कि जैसे हनुमानटोटा पोर्ट का हमने एग्जांपल देखा ही है, मेरा यह मानना है कि इंडिया हेल्प करे, श्रीलंका की जरूर हेल्प करे, पैसे से हेल्प करे। ग्लोबल आइसोलेशन है पाकिस्तान की कश्मीर के इशू को लेकर के, कि जिन ममालिक से हम नॉर्मली जाके पैसे कश्मीर पे बात करते थे, आज हम उनसे पैसे ले रहे हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर तारड़ साहब, पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है इंडिया के साथ बात करने में और कश्मीर के ऊपर बात करने में, जरा इस पे बताइएगा, और ये जो कंटेम्परेरी गवर्नमेंट है इसके पर्सपेक्टिव से। चीमा साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर मैं ये कहना चाहूंगा, कहते हैं हर चीज चेंज हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। और आपने 70-75 साल में कई तजर्बे किए हैं भारत के साथ रिलेशनशिप में, कश्मीर इशू पर आपने कई, और मैं बिल्कुल इस बात कहूंगा कि भारत खासकर इस वक्त ट्रेड में, जिस तरह कई आईटी की टेक्नोलॉजी में काफी आ चुका है आगे, मेडिसिन में उनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है, पाकिस्तान नीड टू स्टार्ट हैविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, वर्सेस के आप बिल्कुल एक घटी पिटी चीजें लेकर 21st सेंचुरी में भी आप उसको एक तनकीद या फिर उसको एक आप नफरतों का दौर मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए, तभी आसूदगी शुरू होती है। लेकिन आई एम इन फेवर ऑफ डायलॉग विद इंडिया, आई एम इन फेवर ऑफ डायलॉग ऑन कश्मीर इशू, और मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर बोथ कंट्रीज टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे साहब आपसे इस बात पे सवाल करना है कि ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान, ये आया है जी कि शायद पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ट्रेड पे बात करना चाह रहा है, एक पॉइंट हो गया। एक तो ये बताइएगा हमें कि कितनी को इस हवाले से ये कोई ऑप्शंस हैं? 2-2.5 साल से इमरान खान साहब ने बोला था कि इंडिया से हम कोई बात नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब आपने कोई बात नहीं करी तो फिर कश्मीर के ऊपर भी बात नहीं हुई। इसमें घाटा किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? जहां आई एम स्पीकिंग लॉजिकली, नॉट एज एन इंडियन, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग न्यूट्रली। इस बार देखिए, आप अगर कश्मीर के बारे में आपको नहीं बात करनी है, आप 100 साल मत करिए। इंडिया के लिए तो अच्छा ही है ना, मत बात करिए कश्मीर के ऊपर। जो तारड़ साहब ने बोला ना अभी, देखिए 1832 वहां से रंजीत सिंह ने मुसलमानों को बरसगीर में फेंटना शुरू किया जी, और फिर उठ नहीं पाए मुसलमान, ठीक है ना। फिर कभी मरहट्टे पड़ गए, कभी कुछ पड़ गए, मतलब वो वाला स्टेटस जो उससे पहले था वो नहीं हुआ। नहीं, 3 जंगें पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ी। पाकिस्तान को छोड़ दे, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है कि ओवर इन 200 सालों के अंदर जो कि सेलिब्रेट की जा सके। खुदा न खास्ता अगर आज लड़ाई शुरू होती है, आप 4 दिन की लड़ाई जो ना अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले तो 15-16 दिन 20 दिन निकाल जाते थे, अब ये 4 दिन भी शायद पूरे नहीं निकाल सकते। जब तक आप इंडिया से कमज़ोर हैं तो वो आपके साथ इसी तरह से यही हरकतें होती रहेंगी। इंटरनेशनली जो है ना उनको सपोर्ट मिलती रहेगी, आपको सपोर्ट नहीं मिलती। आप यहाँ पे बैठ के रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में बंदर टपूसियां लगाते ना कि हमने इंडिया का जनाजा निकाल दिया, इंडिया वहीं पे है और वो आपसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है, वो तो बहन किराया वसूल कर रहा है।
नमस्कार दोस्तों। अब एक समय था, वो कहते हैं ना कि भाई 1000 साल इंडिया पे या फिर कहीं हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने राज किया वगैरह वगैरह। मैं उसको 1000 साल नहीं मानता, 100 से 150 साल वाली सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक छोटे एरिया पर अगर उनकी हुकूमत है या फिर कहीं उनका शासन है, तो उसको हिंदुस्तान पर शासन नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उन्होंने शुरुआत जो सिंध से की थी, तो वो बात ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर राजपूतों का, यहाँ पर मराठाओं का यहाँ पर जो शासन बढ़ा, यहाँ पर मुगल सिर्फ यहाँ पर टट्टू बन के रह गए, और उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद तो कुछ था नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले कई 100 सालों से कोई मुसलमान यहाँ पर युद्ध जीता नहीं है। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही है। और ये बात अगर आप डीपली सोचो तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप पिछले 200, 300, 400 सालों की अगर आप हिस्ट्री देख लो ना, तो आपको नहीं लगेगा कि कोई बड़ी लड़ाई, छोटी लड़ाई यहाँ पर कोई मुस्लिम ग्रुप, मुस्लिम राजा नहीं जीता है। बात बिल्कुल सच है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि तालिबान की अफगानिस्तान में फतह को इररिलेवेंट पीपल भी इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पिछले 100 साल के अगर 150 साल में अगर प्रिसाइजली बात की जाए तो मुसलमानों को, मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में रहता या बसता हो, उससे डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिली। देखिए 1832 जो है जी, वहां से रंजीत सिंह ने मुसलमानों को बरसगीर में फेंटना शुरू किया जी, और फिर उठ नहीं पाए मुसलमान, ठीक है ना। फिर कभी मरहट्टे पड़ गए, कभी कुछ पड़ गए, मतलब वो वाला स्टेटस जो उससे पहले था वो नहीं हुआ। तो तकरीबन 200 साल से छितरौल हो रही है ना। जीसीसी में लिबिया, शाम, इराक जितने ममालिक थे वो तबाह हुए। 3 जंगें पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ी। पाकिस्तान को छोड़ दे, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है कि ओवर इन 200 सालों के अंदर जो कि सेलिब्रेट की जा सके। अब इसमें छोटा सा पॉइंट है, मतलब आखिर में आके एक हमने तुर्की रखा हुआ था इस तरह की चीजें सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी भी वो जो खिलाफत उस्मानिया थी वो गई जी, और मैशत उनकी बहुत ज्यादा दबाव में है, बहुत ज्यादा दबाव में। खुदा का खौफ करे यार, कल से कुछ 150-200 उन्होंने व्हील अगर इसी बात पे लगाए हुए कि अफगानिस्तान से अमेरिका की रवानगी मार खोर के बुला, देखो यार हंसते हैं, अब तो बच्चे भी हंसते हैं आपकी बातें सुन के। यार को खुदा का खौफ करे, किस काम पे आपने इस कौम को लगाया हुआ। अब सदीक जान ते तारक इस्माइल सागर ऐसा बोंगियां मारेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे आगे से। वक्त बदल गया, आप भी बदल जाइए। वक्त बदल गया यार, ये बच्चों वाली बचगाना बातें छोड़ दें आप, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मतलब कोई मेरे जैसा आगे से शीशा भावे टुटा होया शीशा ही होवे लैके बहेगा, भावे ना जनाब दी शक्ल है। आखिरी दिन तक आप मुकने की कोशिश करते रहे अमेरिका के साथ, उसने नहीं मानी आपकी बात, मार खोर ने विक्ट्री दिलवा दी। वो बंदे की बात, बंदों वाली बात किया करिए। देखिए तालिबान वहां पे आ गए, तालिबान की हमारे बारे में तलख यादें वाबस्ता है, ठीक है। हमने मतलब 8 साल तो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को बंद रखा ना यार, ठीक है ना, जेल के अंदर, और नजायज बुलाया, दावत दे के बुलाया, ठीक है, और कराची में उनको पकड़ के टाक दिया, और किसी को हम जवाब दे ही नहीं है। वो खुदा के पुत्र होते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जी। हम किसी को जवाब देने अपना तौहीन समझते हैं, और इस बुनियाद के ऊपर हमारे तमाम ब्लंडर माफ कर दीजिए कि वो अफसर जो था वो तो रिटायर हो गया। ईरान के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, बंद है, बंद। ईरान पाक जब अशरफ गनी से पूछा गया कि आपने अब तक क्या अचीव किया है, उसने कहा मैंने पाकिस्तान के साथ तिजारत खत्म कर दी अफगानिस्तान की, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वाह। और इस वक्त 60% तिजारत अफगानिस्तान की ईरान के रास्ते चाबहार की उस ट्रैक, उस सड़क और उस बंदरगाह से होती है जो इंडिया ने बनाई, ठीक है। आप यहां पे बैठ के रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में बंदर टपूसियां लगाते ना कि हमने इंडिया का जनाजा निकाल दिया, इंडिया वहीं पे है और वो आपसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है, वो तो बहन किराया वसूल कर रहा है, ठीक है ना। 400 ट्रक जलगोजों का जब नई दिल्ली के रास्ते एक्सपोर्ट होगा, वो जाहिलो का मकलो, आपको पता नहीं है इंडिया की इकॉनमी में कितना कुछ ऐड होगा, नहीं समझे, आनी भी नहीं, आपको समझ आती है हमारा ये अशर होता।
शाह वो बोली जा रहा है। तुझे तो किसी ने पूछा कि उनको शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इनसे बड़ा जाहिल माँ ने पैदा नहीं किया। ये ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान जो है वो कभी भी हल नहीं होता मामला। आप इस मामले को भले इस जगह पे रखिए और अपने आप को ताकतवर बनाइए। जब तक आप इंडिया से कमज़ोर हैं तो वो आपके साथ इसी तरह से यही हरकतें होती रहेंगी। इंटरनेशनली जो है ना उनको सपोर्ट मिलती रहेगी, आपको सपोर्ट नहीं मिलती, उसकी भी अपनी रीजंस हैं। आप अपना मज़हब की बात करते हैं, वो सेकुलर हैं, वो दुनिया बाकी रिमेनिंग सारी सेकुलर है। तो जब वो सेकुलर है और दुनिया सारी सेकुलर है तो वो सारी की सारी जो है ना सपोर्ट उस तरफ जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि आप जो है ना, अगर आप फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता अगर आज लड़ाई शुरू होती है, आप 4 दिन की लड़ाई जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले तो 15-16 दिन 20 दिन निकाल जाते थे, अब ये 4 दिन भी शायद पूरे नहीं निकाल सकते। तो जब आप नहीं निकाल सकते, आप लड़ नहीं सकते दूसरे मुल्कों से, तो आपको चाहिए ये कि इसमें मुज़ाकरात भले करते रहें मगर अपने मामलात को बेहतर बनाएं, अपनी मईशत को बेहतर बनाएं। जब आपकी मईशत बेहतर होगी, जब आप उनके साथ इक्वल होंगे तो फिर इक्वली जो है इक्वलिटी जो है ना वो मामलात को खुद हल करने में मदद देगी। अदरवाइज इसका कोई और वो नहीं है तरीकाकार। लेकिन जब रियलिटी पे दोनों क़ुव्वतें आती हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी, तो इंडिया ये वाले ये कहते हैं, आपको टीवी पे सुनते होंगे उनके एनालिस्ट को, कि भाई हम नेबर तब्दील नहीं कर सकते, उनकी ये मजबूरी है। पाकिस्तान की क्या मजबूरी है? पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो हर वक्त लड़ नहीं सकता। लड़के देख लिया 71 में भी, 65 में भी, और बाद में भी टेंशन में करके देख लिया। सही। अब अगर दोनों ये तस्लीम करते हैं, इंडिया ये तस्लीम करता है कि हम नेबर्स नहीं बदल सकते, पाकिस्तान ये तस्लीम करे कि भाई हम हर वक्त लड़ नहीं सकते, फौजी लड़ाइयाँ नहीं हो सकती। बराबरी की सतह उस वक्त होती है जब आप माशी तौर पे स्टेबल होते हैं, आप उनके साथ माशी तौर पे बराबरी कर रहे होते हैं। अब एक गरीब और एक अमीर अगर हमसाए इकट्ठे हो तो वो कभी भी बराबर नहीं होते। आप 100 दफ़ा कहिए कि जी बराबरी की सतह पे, आपका हाल तो ये है कि आप दूसरे कलमा गो को कत्ल कर रहे हैं। आपका हाल तो ये है कि आपकी मस्जिदें जो ना आप उसमें नमाज पढ़ने नहीं जा पाते। आपका हाल तो ये है कि हर रोज जो है ना एक दहशतगर्दी होती है और अपने घर में होती है और मुसलमान को मारता है। जहन में ये लेके कि हमने उनके बराबर होना है या उनसे भी आगे जाना है, ये मामलात को आगे लेके चलिए। जब तक आप मर्ज की तशखीस नहीं करते हैं, आप इलाज नहीं कर सकते। आप 100 दफ़ा कीजिए कि आप चीन के बराबर हैं, आप चीन के बराबर नहीं है। आप 100 दफ़ा कहिए कि आप इंडिया के बराबर हैं, आप इंडिया के बराबर नहीं। अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने 2 चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकाले जो जगह पे बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। और रेंजर आ जाना बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है। इतना बड़ा नाजुक मसला पैदा हो गया है मुल्क में और इतनी बदअमनी का खतरा है। मजहबी जमातों ने, जो उनकी हामी मजहबी जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वैसे, ठीक, उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और भारत में जश्न बरपा रहा। हारून साहब, सूरत हाल तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। जाहिर है। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच हो सकती है कि टीटीपी हो, बलूचिस्तान हो, या फिर आप कह सकते हो कि टीएलपी हो। टीएलपी मतलब वो लब्बैक वाली पार्टी, ठीक है, जो एकदम एक्सट्रीमली रिलीजियस है। मतलब कि आप क्या कह सकते हो कि भाई अगर कुछ हुआ तो उसको मार दिया जाएगा अगर उसने रिलीजन के बारे में कुछ, वैसी पार्टी है। अब यहाँ पर बात ये हो रही कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे टीएलपी हो, चाहे टीटीपी हो, सारे के सारे जो है वो इंडिया से फंडेड है। भी हो भी सकता है और मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि देखिए इंडिया ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करके स्पाइस जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो आतंकवादी नहीं भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इतने सारे आतंकवादी अवेलेबल है जो भाड़े पर मिलते हैं और आप जो कहोगे वो यहाँ पर हो सकता है। अब वो कई सारे यहाँ पर अननोन गनमैन है। वो अननोन गनमैन क्या है, कौन है? यही तो है कि उनको पैसे दो। अगर आप पाकिस्तानी 1 लाख रुपए देंगे, अब पाकिस्तानी 1 लाख रुपए मतलब इंडियन रुपीज में 33,000 ही हुए। अब इतने पैसे से वहां पर किसी को मार देते हैं। अब हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक बंदे को यहाँ से ट्रेन करके सब कुछ सिखाकर वहां पर भेजेंगे तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हुकूमत ये कह देती है टीएलपी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो उसके सामने देना, ताकि उनको गंदा किया जाए। ये जब भी किसी को गंदा करना होता है इंडिया पे डाल देते हैं। इंडिया पे जरूर डाले, इंडिया पाकिस्तान में गंद कर रहा है, जारी बात है, आपका एनिमी कंट्री है, हमारा सबका एक उसने अपना स्टेटस बरकरार रखा हुआ है।
अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने दो चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकाले जो जगह पे बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। और रेंजर आ जाना बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज अ मिनी मार्शल लॉ ओरिजिनली। रेंजर का आना मतलब यही होता है कि वी कैन नॉट मैनेज इट, आर्मी शुड मैनेज इट। तो इन हालात पे आना मेरा मकसद है। और अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी को जॉब से नहीं निकाला गया, किसी ने रिजाइन नहीं दिया। मैं वही कह रहा था कि आपके लिए अफगानिस्तान और इंडिया नहीं, आपके लिए तो टीएलपी बहुत हो चुकी। मैं हैरान हूं इस बात पे। आप बाहर की फॉरेन फंडिंग चाहते हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। चॉइस अब आप इस्लामाबाद एक लॉकडाउन में बैठे हैं, आप यरगमाल बन चुके हैं। मेरे कई दोस्त हैं बेचारे अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था, बिजनेस के लिए जाना था, कई लोग शादियों के लिए जा रहे थे, वो अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है। कोई पता नहीं जाना है तो वापस किस तरह आना है, एयरपोर्ट पे हालात क्या होंगे, वहां शहर के अंदर क्या। आप अभी तक आज से अब से 2 घंटे पहले तक आपका इस्लामाबाद बिल्कुल लॉकडाउन पोजीशन में था कि लोग वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इन हालात में मेरा मकसद है आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है। और हम जैसे लोगों को यहाँ बैठ के दुख अफसोस होता है क्योंकि मादरे मिल्लत है, मदरलैंड है, क्या करें उसका। इतना बड़ा नाजुक मसला पैदा हो गया है मुल्क में और इतनी बदअमनी का खतरा है। मजहबी जमातों ने, जो उनकी हामी मजहबी जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वैसे, ठीक, उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और भारत में जश्न बरपा रहा। हारून साहब, सूरत हाल तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। जाहिर है भाई, कोई तो समझो, गौर करो। और आपका क्या ख्याल है, दुश्मन मुल्कों की एजेंसियां जो आराम से बैठी हुई हैं, एक अरब मुल्क होने का तो शुबह का बहुत जिम्मेदार लोग इजहार कर रहे हैं कि शुबह उन्होंने तामन। अच्छा, और जी वो तो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें तो ये कहती है नून लीग के वर्कर भी शामिल हैं। अब वो उनकी लीडरशिप की मदद से शामिल हुए या अपने तौर पर हुकूमत के खिलाफ एक चीज क्या इसका मतलब ये है कि शरपसंद अनासर की जो हम बात करते हैं, शरपसंद अनासर तो शामिल होंगे ही, इसलिए कि शरपसंद अनासर को लूट मार का मौका मिले। बाकी तो हमारा हाल आप देख ही रहे हैं। वो कह रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा साहब कि कश्मीर से मशरूत है, मज़ाकरात तो आप कर ही रहे हैं। अच्छा, अनाउंस क्यों नहीं कर रहे फिर हारून साहब? बात हिम्मत ही नहीं है, अखलाक़ी ज़रूरत ही नहीं है, मज़ाकरात करने में क्या है जी। कुरैशी साहब कहते हैं इसमें पर्दा, कि अगर मुज़ाकरात करेंगे तो अलग ऐलान करेंगे, इसमें पर्दा कर रहे हैं ना जी। सारी दुनिया में खबरें छप रही हैं, दूसरे ममालिक के लोग उसकी तफसीलात बयान कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर करेंगे, भाई पता नहीं क्या है भाई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब आप कौम को एतमाद में लेते हैं, सवाए मलेशिया के और तुर्की के, कभी मुसलमान अवाम पे कहीं एतमाद नहीं किया गया। इस वक्त 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मसले के ऊपर एक OIC समिट जो है वो कर रहा है। इस दौरान कराची में एक धमाका होता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 10 से ज्यादा लोग। ये धमाका ऐਵੇਂ नहीं हुआ, इसके पीछे रेलिवेंस है। हमने शायद कोई ड्रोन स्ट्राइक भी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ। और जिस दिन उनका तालिबान का जहाज भारत में उतरा है, वहां से उनको भारत से उम्मीद हुई है कि भारत उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उस दिन तोल न्यूज पर तालिबान हुकूमत का ऑफिशियल आके कहता है कि ISI मेरी दुश्मन है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है कि नहीं, हमें फेल करने के लिए सब कुछ किया गया। ये पाकिस्तान को फेल करने के लिए सब कुछ किया गया है। और हमें क्या अफगान तालिबान इसमें फेल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अफगान तालिबान इसमें किसी न किसी चीज में मुलव्वस हैं कि नहीं है? इस पे बात होनी चाहिए। और किस हद तक देखें, ये TTP और अफगान तालिबान दे रिमेन ब्रदर्स। नमस्कार दोस्तों, अब कराची हो चाहे या फिर कोई पेशावर हो, चाहे कोई और कंट्री, चाहे वो कोई और सिटी हो पाकिस्तान का, वहाँ पर बम धमाके होना बहुत ही आम बात हो गई है। पहले 1-2 महीने में, 3 महीने में हुआ करता था, उसके बाद 1 महीने में रेगुलर हुआ, उसके बाद 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, फिर 1 हफ्ते में, फिर अब तो रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है कि पाकिस्तान के और मस्जिदों में भी बम धमाके होते हैं पाकिस्तान में। ज़रा सोचिए कि ये बहुत बड़ी बात है
शिया सुन्नी वाली सिचुएशन चलती रहती है। और ये सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के तालिबान डेफिनेटली है, क्योंकि वो जो है वो डायरेक्टली कुछ नहीं करते, टीटीपी को यहाँ पर बोल देते हैं कि भाई आपको ये करना है। उसके अलावा टीएलपी है, लब्बैक वाली पार्टी, वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है। बलोच लिबरेशन आर्मी है, वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है। और ज़रा सोचिए कि आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान उस हिसाब से पैसे हैं नहीं उसके पास, उस हिसाब से उसके पास वो फंडिंग है नहीं कि इन सारों के साथ वो लड़ सके। तो जब कुछ बड़ा होगा ना, ये सारे यहाँ पर लूटने आ जाएंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मसले के ऊपर एक OIC समिट जो है वो कर रहा है। इस दौरान कराची में एक धमाका होता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 10 से ज्यादा लोग। ये धमाका ऐਵੇਂ नहीं हुआ, इसके पीछे रेलेवेंस है। हमने शायद कोई ड्रोन स्ट्राइक भी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ। अब ये है कि हर आए रोज कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो हमें देखनी पड़ रही हैं। हर आए रोज है कि नहीं, हमें फेल करने के लिए सब कुछ किया गया। ये पाकिस्तान को फेल करने के लिए सब कुछ किया गया है ताकि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बाहर ना जा सके। और हमें क्या अफगान तालिबान इसमें फेल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अफगान तालिबान इसमें किसी न किसी चीज में मुलव्वस हैं कि नहीं है? इस पे बात होनी चाहिए। और किस हद तक देखें, ये टीटीपी और अफगान तालिबान दे रिमेन ब्रदर्स। और अभी मीडिया क्या दिखा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? मीडिया OIC नहीं दिखा रहा, मीडिया अफगानिस्तान नहीं दिखा रहा, मीडिया दिखा रहा है धमाके। मीडिया दिखा रहा है कि इस वक्त देखें कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल नर्व सेंटर है उसको टारगेट किया गया। अब कराची में जब धमाका होता है तो दैट मेक्स ग्लोबल हेडलाइंस। और जिस दिन उनका तालिबान का जहाज भारत में उतरा है, वहां से उनको भारत से उम्मीद हुई है कि भारत उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उस दिन तोल न्यूज पर तालिबान हुकूमत का ऑफिशियल आके कहता है कि ISI मेरी दुश्मन है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। भारत ने पहले तस्लीम करना है तालिबान की हुकूमत को। हम चूंकि फाइनेंशियली फंसे हुए हैं और डबल गेम का हम पे इल्ज़ाम है, हम करेंगे तो मारे जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे भारत कर जाएगा और उसके बाद फ़ायदा भारत उठाएगा। तालिबान इस बात को नहीं बोलेंगे कि पहले भारत ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने बाद में किया। ये दिन देखें उनका, अभी दिल्ली जाके तैयारा उतरा है जिस दिन, उसी दिन उनका ऑफिशियल का उन्होंने कहा ISI तो हमारे दुश्मन है। ये है आपकी इन्वेस्टमेंट और ये है उसके नताइज। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एक हैं, और जब अफगानिस्तान का मार्का वो जीत चुके हैं तो अगले मंजिल पाकिस्तान है। ये तो ऑब्वियस होना ही था। अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे वो कब्जा करें। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो एक काफिर हुकूमत है और काफिर, उसके खिलाफ जहाद जायज है। तहरीक तालिबान क्या कर रही है? जहाद ही कर रही है ना। गोरिल्ला वॉर है ये। तो अब गोरिल्ला वॉर जिन्होंने अफगानिस्तान में दुनिया की बेहतरीन फौज को भगा दिया, ये ठीक है कि पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के सॉइल पे और हमारे भी जिन इलाकों को हम अपना कहते हैं वहां पे गोरिल्ला वॉर अगर खड़ी हो गई तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान नहीं है। और अब इस शर्मिंदगी के साथ जो भारतीय दुनिया भर में पाकिस्तानियों को मिल मिलकर कहेंगे कि हाँ सुनाओ, बड़ा तुमने अफगानिस्तान से हमें निकाला था, बड़ा तुम्हारी तालिबान की विनिंग हुई थी, बड़ा तुमने बैक किया था अफगानिस्तान में, अब सुनाओ क्या जवाब देंगे इस बात का? वो जो ताकतें ये बताना चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं है, वो ये साबित करना चाहती हैं कि हाँ जी, जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट होगा, जब भी पाकिस्तान स्टेबल होगा, जब भी पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइज एक एनवायरनमेंट आएगा, जब भी पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट करेगा, तो हम इस तरह के धमाके करके ये बताएंगे कि नहीं, पाकिस्तान में ना है, अभी पाकिस्तान इस काबिल नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान की इतनी पोजीशन नहीं है, अभी पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है। ये जो चीज है ये हमें एक तकलीफ देती है। इन द प्रेजेंस ये हम सारी एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं? OIC की जो एक्सरसाइज है, इन द प्रेजेंस ऑफ OIC लीडर्स, हम ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के लिए हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम इसको समझते हैं कि अगर वहां पे मामला ठीक ना हुए तो इसका इम्पैक्ट हमारी सोशल सिक्योरिटी पे होगा। यहाँ पे माइग्रेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे रिफ्यूजीज होंगे, वो हमारे मुआशरे को मजीद तबाह करेंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन होगी।
हम तो अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए। ये 50 साल पहले, 45 साल पहले जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो जंग शुरू की, जो अमेरिका के इत्तेहादी और सऊदी अरब के और साथ में मुजाहिदीन तैयार किए, वो हमारी जान नहीं छोड़ रहे। हम पाकिस्तान ने इतना खून दे दिया इनके लिए, आज भी हमारी जान नहीं छूट रही। और देखें, थोड़े दिन पहले टीटीपी ने अनाउंस किया था, थोड़े दिन पहले, कि हम सीज फायर को खत्म कर रहे हैं, और तहरीके तालिबान ये बात की। में मैंने देखी कि टर्की इज गोइंग टू इंपोर्ट 50,000 टन्स ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया। अब देखें, टर्की पाकिस्तान का बड़ा दोस्त ये वो, लेकिन वो वीट तो इंडिया से ले रहे हैं, बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वीट। इंडिया एक कामयाब इकॉनमी है, दुनिया की कोई कहता है थर्ड, कोई कहता है आगे चल के नंबर 2 इकॉनमी हो जाएगी। पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में होता है, और पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हुआ है इंडिया के साथ ट्रेड रोक के। देखें, जाते ही और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने। मैंने आपको ये कुछ टाइम पहले से बताया था कि भारत की बालादस्ती खित्ते में कबूल करने का असूली फैसला कर लिया गया है, अकड़ निकल गई है। बिलाखिर पाकिस्तान झुक गया है जब इमरान खान गया और शहबाज शरीफ आया है। ये वो डॉक्ट्रिन है जिस पर अमल करने के लिए शहबाज शरीफ को लाया गया है, नून लीग की हुकूमत को लाया। इमरान खान का ये सफ़र ओए बाजवा से ओए मोदी तक का सफ़र था, जो उन्होंने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए किया, अपने आप पर पाबंदी ना लगवाने के लिए किया। उन्होंने जो हाथ में ये जूते पॉलिश करने की डबिया पकड़ी है और ब्रश, तो वो इसीलिए पकड़ा है कि वो ये चाहते हैं कि वो सियासत से बाहर ना हो जाएं और कहीं उनके ऊपर पाबंदियां ना लग जाएं, और उनको फिर पता। नमस्कार दोस्तों, टर्की आने वाले दिनों में 50,000 टन वीट जो है ना वो ऑर्डर करने वाला है। जी हाँ, अब ये वही टर्की है जो कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहा था, चाहे वो यूएन हो चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो। कश्मीर के इश्यू को उसने अनकंडीशनली सपोर्ट किया था, और सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, ना ही उसने इंडिया के साथ कोई डिस्कस किया। और ऐसा भी नहीं था कि भाई टर्की को पाकिस्तान से कोई बेनिफिट होने वाला था, या फिर टर्की कोई बड़ा ऑर्डर देने वाला था, जो भी हथियार शायद टर्की बनाता हो। ऐसा भी नहीं था कि उससे कोई बड़ी ट्रेड होने वाली हो। लेकिन बस वही मुस्लिम उम्मा वाली बात। हाँ, एक यहाँ पर उसको लालच चाहिए थी कि वो पाकिस्तान के साथ अगर कोई ग्रुप बनाता है और सऊदी की यहाँ पर मोनोपोली, या फिर कहे कि जो वो डिफ़ॉल्ट लीडर बना हुआ है सऊदी, उसको चैलेंज करने की यहाँ पर बात हो रही थी। लेकिन अगर पाकिस्तान को साथ में लेकर अगर आप सोचते हो कि सऊदी को हटा देंगे, तो वो तो कभी होने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान खुद सऊदी के पैसों पे पलता है। और यहाँ पर यही बात हो रही कि जब ज़रूरत पड़ी तब टर्की अब 50,000 टन वीट मंगवा रहा है। अब देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो अलग बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हुआ है इंडिया के साथ ट्रेड रोक के। देखें, इमरान खान के अपने जो एडवाइज़र ऑन ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैटर्स अब्दुल रज़ाक दाऊद जो हैं, उन्होंने कहा था कि द नीड ऑफ द आवर इज़ ट्रेड विथ इंडिया। और पाकिस्तान के सबसे कामयाब बिजनेसमैन जो हैं मियां मोहम्मद मनशा, उनका बयान भी मुझे याद है कि कहा था कि ट्रेड विथ इंडिया जो है रिवाइव होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शायद साइड में मैंने देखी कि टर्की इज़ गोइंग टू इम्पोर्ट 50,000 टन्स ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया। अब देखें, टर्की पाकिस्तान का बड़ा दोस्त ये वो, लेकिन वो वीट तो इंडिया से ले रहे हैं, बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वीट। इंडिया एक कामयाब इकॉनमी है, दुनिया की कोई कहता है थर्ड, कोई कहता है आगे चल के नंबर 2 इकॉनमी हो जाएगी। पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, और ये सारा नुकसान हमें हमारी बेहुदा हुकूमतों ने। जाते ही और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने। मैंने आपको ये कुछ टाइम पहले से बताया था कि भारत की बालादस्ती खित्ते में कबूल करने का असूली फैसला कर लिया गया है। दिखता है कि अगर पाकिस्तान अपने माजी को दफन करने के लिए तैयार है, हमारे माजी को दफन करने के लिए तैयार है, जैसे जनरल बाजवा ने पिछले मार्च को कहा था, तो इंडिया भी हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है।
आपको याद होगा वो तकरीर जनरल बाजवा की, इट्स टाइम टू बैरी द पास्ट, डू यू रिमेंबर दैट? ये जो स्पीच थी ये भारत को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि टाइम टू बैरी द पास्ट का मीनिंग है कि कश्मीर आप रख लें, इस पर आइंदा कोई बात नहीं होगी। अब इसके जो नताइज हैं वो देखते हैं। मैं आपको खबर सुनाता हूं, ये इंडियन मीडिया की रात की खबर है, आज जो गुज़श्ता 24 घंटे हैं उसी दौरान ये खबर आई है। अब ये ज़रा सुने कि जब हम तिजारत करते हैं कश्मीर का सौदा करके तो वो कैसे हमें अकड़ निकल गई है। बिलाखिर पाकिस्तान झुक गया है जब इमरान खान गया और शहबाज शरीफ आया है। ये वो डॉक्ट्रिन है जिस पर अमल करने के लिए शहबाज शरीफ को लाया गया है, नून लीग की हुकूमत। इमरान खान का ये सफ़र ओए बाजवा से ओए मोदी तक का सफ़र था, जो उन्होंने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए किया, अपने आप पर पाबंदी ना लगवाने के लिए किया। उन्होंने जो हाथ में ये जूते पॉलिश करने की डबिया पकड़ी है और ब्रश, तो वो इसीलिए पकड़ा है कि वो ये चाहते हैं कि वो सियासत से बाहर ना हो जाएं और कहीं उनके ऊपर पाबंदियां ना लग जाएं और उनको फिर पता चले कि अब सब कुछ ख़त्म। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कुछ और बातें जो की, उन्होंने ये कहा कि जब नवाज शरीफ भारत गए तो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए, दोस्ती थी उनसे, ये तो कई बार उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर जाकर वो डर के मारे, खौफ के मारे हुर्रियत रहनुमा से नहीं मिले। अच्छा, इमरान खान खुद हुर्रियत रहनुमा से मिले हैं, भारत गए हैं। फिर कहा कि देखें कश्मीर के ऊपर इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, बिल्कुल चुप, फ़लस्तीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, सब बिल्कुल। 30-40 मिनट्स जो उन्होंने आज जलसे की तकरीर की है उसमें उन्होंने 2 बातों पर जोर रखा है, या तो पाकिस्तान की फ़ौज और या फिर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ये 2 बातें उन्होंने की हैं और आज उन्होंने ये बताया है कि मैं तो समझता था कि मैं तुम लोगों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दूंगा, धौंस और धमकी से मैं घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। तो इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। पाकिस्तान नीड्स टू फिक्स इट्स प्रायोरिटीज। मैं बहुत देर से कह रहा हूं, और प्रायोरिटी नंबर 1 है ट्रेड विथ इंडिया। वाई? वजह यह है कि ट्रेड इंडिया से होती है तो पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी मार्केट मिल के, इंडिया के तो पहले ही हो रहे हैं। आपने देखा नहीं, सारी दुनिया इंडिया को वो क्या कोट कर रही है। वाई? बिकॉज एज इमरान खान व्हेन ही वाज बीइंग आउस्टेड, उनके मुंह से निकल गया कि इंडिया ने कभी अपने नेशनल इंटरेस्ट को गिरवी नहीं डाला किसी और वजह से, और इसके बरक्स पाकिस्तान की हुकूमतों ने हमेशा पैसा लेने के बाद पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कई दफ़ा कुर्बान किया है। मेरे को तबाह बर्बाद करने की डीलें हो चुकी हैं। जिन नाहलों निकम्मों के हवाले ये मुल्क कर दिया गया है, उनके हालात देखें कि जिस दिन पाकिस्तान में अदम एतमाद तहरीक लाई गई थी, उस दिन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे 22 अरब डॉलर। आज ये 16 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं। आई थिंक 16 अरब या उससे थोड़े नीचे आ चुके हैं। डॉलर 175 का था, आज 191 का है। स्टॉक मार्केट अगर 45,000 पे थी तो आज 42,000 पे है। हर चीज इन्होंने नीचे गिरा दी है, हंसता बसता मुल्क बर्बाद कर दिया। और मैं आपको मनमोहन सिंह ने कहा था, और मुझे याद है परवेज मुशर्रफ ने उसकी विजडम को एक्सेप्ट किया था कि बॉर्डर्स कैन नॉट बी रीड्रॉन बट बॉर्डर्स कैन बी मेड पोरस और मीनिंगलेस। तो आप उस तरफ आए, उसी में कश्मीर का मामला भी हल होता है। कसूरी प्लान में यह भी क्लियरली था कि देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन। इधर कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों नहीं चाहते कि एक थर्ड स्टेट कश्मीर वाली बने, बिकॉज फॉरेन पावर्स यहाँ पे आ जाएंगी, अमेरिकन इंटरफेरेंस हो जाएगी, चाइनीज़ प्रेजेंस और बढ़ जाएगी, जो पाकिस्तान के हक में नहीं है इन द लॉन्ग रन, और इंडिया के हक में भी नहीं है। सो इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर नो व्हाट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। सिर्फ जो है ना हमाकतें, वो हमारी पावर एलीट करती है अपनी सियासी पॉपुलिज्म के फलसफे की बुनियाद पे। एनी हाउ टुडे इज़ अ डे टू सेलिब्रेट। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए, और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और फेमा FRA वायलेशंस का केस है उन पे। 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। देखिए चीमा साहब, अगर इस आप एशिया को देखें, 2 बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर,
कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद होस्टाइल चाइना। चाइना का एक ब्रांड है बेसिकली मोबाइल फोन में Xiaomi के नाम से ना आज जाना जाता है, और ये जो Xiaomi जो है इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन इन्होंने चीज का लिया है। और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होने। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि Xiaomi वाली सिचुएशन बीच में हुई थी और तकरीबन $1 बिलियन उसका जो है 8,000 करोड़ के आसपास उसका जब्त कर लिया गया था। और यहाँ पर उसी को लेकर बात हो रही है कि अभी जो है ना वो इंडिया बंटने वाली है, दुनिया अभी जो है ना दुनिया बंटने वाली, इंडिया नहीं दुनिया बंटने वाली है इंडिया और चाइना के बीच में। और अमेरिका जैसा कंट्रीज डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को अब चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपना जो अलाइनमेंट है वो किसके साथ रखना चाहते हैं, इंडिया के साथ या फिर चाइना के साथ। और अगर आप यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करते हो तो आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सिलेक्ट करोगे जिसमें यहाँ पर सरकार बदलने के बाद भी आपके साथ जो टाइप किए गए हैं वो यहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे। जबकि हम सबको पता है कि चाइना के साथ ऐसी कोई बात होती नहीं है, वो जब चाहे तब आपको निकाल सकता है। और इंडिया पहला कंट्री ऐसा बना है जिसने चाइना की एक कंपनी को यहाँ पर उसकी सारी एसेट्स जो तकरीबन $1 बिलियन की है उसको यहाँ पर सीज कर दिया है। यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। चाइना का एक ब्रांड है बेसिकली मोबाइल फोन में Xiaomi के नाम से ना आज जाना जाता है, और ये जो Xiaomi जो है इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन इन्होंने चीज का लिया है। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FRA वायलेशंस का केस है, उनपे 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। अब हुआ ये है कि एक बेसिकली जो इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी है जिसका काम ये होता है कि वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसका जो है जिसका काम ये है कि इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज है उनको पकड़े। अब हुआ ये है कि इन्होंने Xiaomi जो कॉर्पोरेशन है उसके अंदर उसकी प्रोब की और ये पता चला कि इस स्मार्टफोन मोबाइल कंपनी ने इलीगल रेमिटेंस जो है वो भेजी है फॉरेन एंटिटीज को। ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है वो असर्ट करना चाह रहा है और इंडिया जैसे ना हिट बैक कर रहा है चाइना को। अगर आपको याद हो कि जब गलवान में मामलात खराब हुए, चाइनीज ने इंडियंस के फौजी मारे, इंडियंस ने चाइनीज के फौजी मारे और वो सारा कुछ एक इवेंट हुआ था, आपको याद है। उसके बाद चीजें खराब रही, लेकिन इसके बावजूद इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $125 बिलियन तक चलेगी। ठीक है जी। और ये आप ये देख लें कि ये बहुत बड़ी ट्रेड थी इन अ सेंस के इसमें जो एक जिसे कहते हैं एज जाता है इंडिया को कि वो भले उसमें इंपोर्ट ज्यादा है लेकिन ये एक एज इस तरह जाता था इंडिया को कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो गई, इंडिया की जो थी वो मार्केट एक्सेस जो है वो उनके पास रही और उन्होंने हालात खराब होने के बावजूद अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट डैमेज नहीं होने। दैट इंडिया चाइना जो कंपटीशन है क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कॉम्पीट। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, 2 बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद होस्टाइल चाइना। इंडिया अब मार्केट इतनी बड़ी है, वहां पे इन्वेस्टर जो है वो इतने ज्यादा आते हैं कि इंडिया शायद वॉन भी कर सकता था और बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने सीधा जो बैंक अकाउंट एसेट्स हैं Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है
उसके वो उन्होंने पकड़ लिए हैं और उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो पैसा है जो कि इंडियन मालियत में जैसे मैंने बताया 5500 जो है वो करोड़ बनता है, यहाँ वो तकरीबन जो आप समझ लें कि 55 बिलियन रुपीस इंडिया के हिसाब से बनते हैं, पाकिस्तान के तो वो तकरीबन 110 अरब रुपया है जो उन्होंने जो है वो, अब आप इमेजिन कर लें, इसी से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि अगर $750 मिलियन की कंपनी के एक एसेट पड़े हुए हैं तो इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनीज हैं। और वो जो बार बार इंडिया के अंदर बात होती है कि जी जो बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मार्केट बड़ी है और यही चीज है कि दैट इज फोर्सिंग चाइनीज टू बी इन इंडिया। अब ये उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी को, उनका जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने ये पैसा 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज को भेजा है और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली टैक्स इवेजन है, जिसे वो कह लें कि इसके अलावा जो है वो कुछ और चाइनीज स्मार्टफोन मेकर हैं उनको भी इन्होंने हिट किया। तो इंडियन जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि तकरीबन जो Xiaomi है इसने कोई $88 मिलियन की जो टैक्स इवेजन भी की हुई है, ठीक है जी। और जो अब ये $88 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है और उन्होंने कहा है कि ये हम जो है वो इन्होंने हमें देना था लेकिन नहीं दिया। अब जारी बात है कि ये चाइनीज के लिए एक प्रॉब्लम है, एक चाइनीज इन्वेस्टर के लिए। चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो भी जिसे कहते हैं ना बिटवीन हार्ड एंड द रॉक प्लेस। पाकिस्तान के पंजगुर इलाके में गिरी ईरानी मिसाइल, ईरान की मिसाइल से कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तान में गिरी। उनको भी समझना चाहिए कि कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को ख़राब कराना चाहता है, और जाहिर है वो इंडिया है और रॉ है, उनकी इंटेलिजेंस वहाँ ऑपरेट करती है। वहाँ से बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान डिफरेंट फ्रंट्स के लोग हैं, उनको वहाँ पे इंस्टिगेट करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी है, सियासी इंतशार है और मामलात किसी भी वक्त बहुत बड़ा पलटा खा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं। को खदशात थे तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी? या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम, और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? है कि अभी मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भराबूस नामी मिसाइल आकर गिरते हैं और अभी 1 महीना खत्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि ईरान की तरफ से ईरान की जो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है वो पाकिस्तान में दागी गई है। अब वो गलती से दागी गई है या फिर इंटेंसली दागी गई वो पता नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही कि कई सारे पाकिस्तानी सैनिक यहाँ पर मारे गए हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान के तालिबानों की तरफ से कई बार गलती से मिसाइल चल जाती है, कई बार ईरान की तरफ से चल जाती है, कई बार इंडिया की तरफ से चल जाती है। अब इंडिया की मिसाइल तो ब्रह्मोस तो 3-4 महीने तक वहीं घूमती रही, पाकिस्तान का जो सिस्टम था उसको कैच ही नहीं कर पाया या फिर कैप्चर, उसको पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा है। और उसके बाद एक ऐसे एरिया में जाकर गिरा कि वहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। कहने का मतलब ये है, और अब ईरान भी यहाँ पर मज़े ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि सब लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, सब लोग चेक कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो उसकी तैयारी कितनी है। देखिए, ईरान और पाकिस्तान के भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं, वो वहाँ पर भी सिया सुन्नी वाली प्रॉब्लम है। तो यही सारी सिचुएशन फिलहाल चल रही है, देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। काम, और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? जी देखिए, आपने अच्छा इंडिकेट कर दिया। सबसे ज्यादा कौन चाहेगा? सबसे ज्यादा जो चाहेंगे कि ये खलफशार पैदा हो, नंबर 1 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भारत फॉलोड बाय इंडिया। जी ये चाहेगा। और अगर हम उन्हीं की जुबान हम भी बोलना शुरू कर दें कि ऐसी की तैसी, जी तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमने ये क्यों किया, तो उसमें शर्पसंद भी हो सकते हैं, उसमें कोई लोकलाइज्ड इफेक्ट भी हो सकता है। सब के सब हमारे हामी नहीं है और ना ही सब के ऐसे दोस्तान है, वो एक होमोजीनियस बॉडी नहीं है, वो वी ऑल नो दैट। तो मेरा ख्याल इसी तनाज़ुर में हमें देखना चाहिए कि एक पॉलिटिकल मसला है 2 मुल्कों के दरमियान, और आज का मसला नहीं है, बहुत पुराना दरीना मसला है। इसको हल करने की जरूरत है। इसको आप ग्लॉस ओवर नहीं कर सकते कि ठीक है जी हमने बाढ़ लगा दी तो हमारी तरफ से तो ये डन है। ऐसे नहीं हो सकता जब तक दूसरा मुल्क उस पर एग्री ना करे। इसके लिए हमें एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है इसमें कोई बात नहीं। कि रॉ है बेसिकली, जिसको तकलीफ है कि अगर ये बाढ़ लगा दी जाती है
लेकिन साथ में ये बताइएगा कि ईरानी सरहद पर ये बाड़ लगाने के जो फैसला है, इससे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात है, इस पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे? मेरा आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने अगर ईरान से डिस्कस कर लिया है, उनका कॉन्सेंट लिया है डिस्पाइट उन रिजर्वेशंस के, उनको भी समझना चाहिए कि कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को ख़राब कराना चाहता है। और ज़ाहिर है वो इंडिया है और रॉ है, उनकी इंटेलिजेंस वहाँ ऑपरेट करती है। वहाँ से बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान डिफरेंट फ्रंट्स के लोग हैं, उनको वहाँ पे इंस्टिगेट करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं। लेकिन अब तक जो हमारे पास इब्तदाई मालूमात नशर हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि ईरानी सरजमीन से फायर होने वाले रॉकेट से नुकसान हुआ है और इस नुकसान के अंदर पाकिस्तान की फौज भी शामिल है, उनका भी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, ईरान की सरजमीन अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो भारत है जो अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के दहशतगर्दी के मराकज़ और अड्डे बनाए हुआ था, वो भारत अब ईरान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ अड्डों को परवान चढ़ा रहा है। वहां से BLA, BLF और दीगर शिदत पसंद तंजीमें पाकिस्तान पर हमला कर रही हैं। इससे पहले पंजगूर के अंदर नोशकी के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया। अब नाज़रीन, ये शरारत कौन करा रहा है कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हो गया, क्या पाकिस्तान भी जवाबी तौर पर यह हमला कर दे? और फिर यह सवाल बड़ा संजीदा है कि अभी मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भराबूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी 1 महीना खत्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। ये मुनज़्ज़म मंसूबे हैं, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग है पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। शायद अब हालात, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये बिल्कुल सिक्योर होगा और इस किस्म के वाकयात जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। हमारा फोकस सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर यानी हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। तालिबान की हुकूमत को 8 से 9 महीने होने वाले हैं, उसके बावजूद इस तरह के हमले, और हमले ऐसे नहीं है कि एक हमला हुआ तो उसके बीच में कोई फिर 10 दिन का, 20 दिन का या महीने का गैप आया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। रोज, अगर एक रोज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है। और इसके साथ साथ इशू ये है कि रॉ इज द मेन ट्रबल। रॉ अफगानिस्तान में भी काम कर रहा है, वहाँ से वो बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। इसी तरीके ईरान में चाबहार से वहाँ से भी उनके लोग आते हैं और आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, वापस चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान ईरान से बड़ी दफ़ा एहतजाज भी किया है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही अहम है। जब क्रॉसिंग नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ब्रदर रिलेशंस होंगे और बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। इस लिहाज से ईरान को इस पर कभी रिस्क नहीं करना चाहिए। बिला शुबा ये बात आपने बिल्कुल कही, क्योंकि कुलभूषण यादव का मामला भी हमारे सामने है कि वो ईरान में मुकीम था और हुसैन मुबारक पटेल के नाम से वहां पर कारोबार कर रहा था और पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट भी कर रहा था। अब ये बताइएगा, पाक ईरान सरहद पर जो बाढ़ है दोनों ममालिक के लिए, खासकर पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखती है और इससे बलूचिस्तान में क़याम अमन में कितनी मदद मिल सकती है? पाकिस्तान के लिए तो बहुत अहम है, इसलिए कि एक तरफ तकरीबन 2500 किलोमीटर जो फेंसिंग है वो ये अफगानिस्तान का पाकिस्तान का बॉर्डर है और 909 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है। ये रखा हुआ, उनको क्या पता है? उनको ये पता है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ वो करने की कोशिश की जो पाकिस्तान कह रहा है, तो हम अपनी लेजिटिमेसी खो जाएंगे इंटरनली। सिंपल सी बात है, क्योंकि तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का इमेज है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं बहुत सारे अफगानियों से मिला हूँ जो कि ये कहते हैं आपने इंटरफेरेंस की, आपने यहाँ पे दहशतगर्दी कराई, आपने तालिबान को बनाया। ये जो तालिबान को बनाने का इल्जाम है ये हमारे ऊपर है, ऑब्वियसली हमारे ऊपर ही बनता है। ये जो आइडेंटिटी क्राफ्ट की क्रिएट की हमने पाकिस्तान ने क्रिएट की। सो द अफगान्स डोंट लाइक दिस। तालिबान समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। शायद ओआईसी का इजलास हुआ, वो आए नहीं है यार। टीटीपी वहां से बैठ के हमें मारती है, उनको परवाही कोई नहीं है। उन्होंने एक एक्टिविटी अभी तक नहीं की। भी मैं देख रहा था, शायद कोई दाइश के किसी बंदे को पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में मारा गया, ठीक है, कोई सिंध में या बलूचिस्तान में भी कोई लोग मारे गए हैं, ठीक है। वो आए रोज पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं। रोजाना कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं और हम यहाँ पे बैठ के ऐसी दंड करते रहते हैं क्योंकि हम सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब अपना आप बचा रहे हैं, सियासी जमातें अपना आप बचा रही हैं, मुल्क को क्या हो रहा है किसी ने कोई टेंशन नहीं, किसी ने तो वहमो गुमान भी नहीं कि मुल्क की जो है वो हमने करना है और क्या नहीं करना।
दैट इज अ सीरियस चैलेंज फॉर अस कि हमने इसको किस तरह जो है वो लेके चलना है। वो बड़े क्लियर है, उनको पता है कि हमें पाकिस्तान ने बनाया था, हमारी अवाम को पता है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ इतनी लुटियां डालने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट में भी ओवैसी का सेशन हुआ था, हमने अफगान तालिबान के साथ, आपको पता है वो तो खैर पागल हो गया, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया और उसका रिएक्शन हो गया। सिचुएशन ऐसी हो गई, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया। बेशक, ठीक है जी, बेशक। ये तो इस मुल्क का सलवाकी और सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार, नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शायद क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते जी। नक्शे शाये होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सके। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उसको पाकिस्तान भी हजम कर लिया उसने। हद होगी यार, इस मुल्क में कोई सेफ नहीं है, कोई इस मुल्क में सेफ है? कोई बंदा जो कि जिसके यहां पे चंद सितारे लगे हुए हैं या उसके पास किसी एजेंसी का बैज है, वो किसी को भी उठा लेगा? ये मुल्क है, इज इट अ ब्लडी बनाना रिपब्लिक? आने में जो हिंदुस्तान का सफीर था वो GHQ आया और ऐसी बातें अगर रिकॉर्ड पर लिखते नहीं है या कागज पर लिख कर नहीं देते हैं, कहने लगा कि आप लोग कश्मीर में हमें बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, और वहां पर हमारी फौज को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप ये ना भूलें कि हमारी भी कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो वहां पर तबाही बचा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आम बात होती जा रही है। अब शुरुआत हुई थी POK से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, क्योंकि जिस टाइप की सुविधा या फिर जिस टाइप की उनकी केयर होनी चाहिए थी, और अब वो सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का बढ़ रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आगे बढ़ रही है, वहाँ के लोगों को कितनी सुविधाएँ मिल रही है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी अब सोचेंगे, वहाँ के लोग भी सोचेंगे। और दूसरा, वहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो, अब पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना वो सुन्नी है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा एरिया है, पाकिस्तान के बड़े कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इक्वली है शिया और सुन्नी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर सुन्नियों की ज़्यादा सुनी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़्यादा चलती है। तो शियाज वैसे भी यहाँ पर एक तो सुविधा नहीं मिल रही है, ऊपर से उनको पूछा भी नहीं जा रहा है, और ऊपर से यहाँ पर उनका परसिक्यूशन भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली वो सोचेंगे कि भाई यहाँ पर रहकर फ़ायदा क्या है। कई सारे ऐसा एरिया है जैसे कि सिंध हो गया, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आम हो चुकी है वहाँ पर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है वो तो खैर पागल हो गया, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया और उसका रिएक्शन हो गया। सिचुएशन ऐसी हो गई, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया। बेशक, ठीक है जी, बेशक। ये तो इस मुल्क का मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया, कोई जरदारी साहब ने दिया इंडिया के खिलाफ बयान, कोई नवाज शरीफ साहब ने दिया, और हुकूमत ने भी सिर्फ बयान ही दिया। सियासत चमकाएंगे ना अपनी, जिस चीज से फायदा हो तो सियासत कैसे खराब होती है उनकी अगर वो इंडिया के खिलाफ बयान दें? कौम क्या चाहती है? बात यह है कि जो लोग इतने मसलियत पसंद हो गए कि अपने इंडिया नाराज ना हो, सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार, नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अफगानिस्तान है बुनियाद, अफगानिस्तान में अमन होता है अज फसाद आसिया, अज कुशाद आसिया। अफगानिस्तान में अमन होगा तो इस पूरे खित्ते में अमन होगा। रूसियों को ये फिक्रमंदी है, चीनियों को ये फिक्रमंदी है, वहां बेचैनी होगी तो पूरा वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये है कि इंडिया चूंकि उसका हलीफ बन चुका है, इंडिया अगरचे बड़ी मार्केट है, उनका लेन देन है। और कुछ तालिबान के कुछ इंडियन चैनल्स और कुछ वो ट्विटर अकाउंट्स जिनका ताल्लुक तालिबान के साथ कुछ हमदर्दियां हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अब तालिबान के जो दुश्मन हैं, एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि इन्होंने मायूस किया है, ये रीजन बताया जा रहा है। मतलब है कि ये अब स्पेकुलेशन हो रही है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे,
टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते। तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हमने तालिबान के लिए इतना कुछ किया, अब भी हम लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ कि दें इनको कुछ पैसे, दें इनके वापस करें, इनको रिकग्नाइज करें, मगर ये हमारी ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। नक्शे शाया होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी, तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सकें। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उस पाकिस्तान भी हजम कर लिया उसने, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये लॉजिकल है कि अगर ऐसी सूरत हाल है और तालिबान बिल्कुल एक दिन ब दिन हॉस्टाइल फोर्स बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान के हामी नहीं रहे, उनके अब एक ऐसी स्टेज आ रही है कि शायद प्रॉब्लम। हद होगी यार, इस मुल्क में कोई सेफ नहीं है, कोई इस मुल्क में सेफ है? कोई बंदा जो कि जिसके यहां पे चंद सितारे लगे हुए हैं या उसके पास किसी एजेंसी का बैज है, वो किसी को भी उठा लेगा, कहीं भी वीको डाला पार्क होगा उठा लिया जाएगा। ये मुल्क है, इज इट अ ब्लडी बनाना रिपब्लिक? आप जो हर दफा कहते हैं कि अब मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा, सर आप हर दफा बर्दाश्त करते हैं। जितनी बर्दाश्त आप में है ना माशरे के अंदर जुल्म सहने की, वो किसी में भी नहीं है। जितनी बर्दाश्त आप में है ना बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त, जितनी इमरान खान आप में, इतनी किसी में भी नहीं है। बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त जितनी उस्मान बुज़ार तुम में है, उतनी किसी में भी नहीं है यार। और जितनी पीपल्स पार्टी के अंदर बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त है, इनसे तो अल्लाह बचाए। ये लोग तो अजाब बन के मुसलत हुए हैं सिंध की कौम के लिए। सिंध के ऊपर अजाब है ये हुकूमत और ये लोग और ये वडेरे। फ्रीडम फाइटर के नाम से, मुहाजिर फ्रीडम फाइटर के नाम से एक तंजीम कराची के अंदर कार्रवाइयां कर रही है और प्रेस रिलीज बाकायदा तौर पर यह जारी की गई है। इसके खिलाफ हुकूमत की जानिब से कितनी जल्दी कोई एक्शन लिया जाएगा और कोई कार्रवाई इसके खिलाफ? में जो हिंदुस्तान का सफीर था वो GHQ आया और ऐसी बातें अगर रिकॉर्ड पर लिखते नहीं है या कागज पर लिख कर नहीं देते हैं, कहने लगा कि आप लोग कश्मीर में हमें बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, और वहां पर हमारी फौज को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप ये ना भूलें कि हमारी भी कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो वहां पर तबाही मचा सकते हैं, बल्कि उस वक्त में मचा ही रहे थे। और उन्होंने कहा था इफ के इज फॉर कश्मीर तो के इज ऑल्सो फॉर कराची। तो फिर आपने अब बातें सुन ली जो हम हमेशा से कहते चले आए थे कि ये जो है MQM के दहशतगर्द हैं, ये लसानी जमातों के दहशतगर्द हैं, ये जो जमातें हैं मसले की बुनियाद पर जो पाकिस्तान में लड़ाइयाँ मसले की बुनियाद पे होती रही हैं, आपको पता है लश्कर जंग की और इनकी, यानी इसने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी हमारे मुल्क में अंदर ही से। और ऐसी तबाही मचाई कि हमारी फौज को कहना पड़ा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो मुल्क के अंदर ही है, बाहर नहीं है। और आपको पता है सवाद चला गया, फाटक इलाका, सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार, नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अफगानिस्तान है बुनियाद, अफगानिस्तान में अमन होता है अज फसाद आसिया, अज कुशाद आसिया। अफगानिस्तान में अमन होगा तो इस पूरे खित्ते में अमन होगा। रूसियों को ये फिक्रमंदी है, चीनियों को ये फिक्रमंदी है, वहां बेचैनी होगी तो पूरा वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये है कि इंडिया चूंकि उसका हलीफ बन चुका है, इंडिया अगरचे बड़ी मार्केट है, उनका लेन देन है। इनके बाप का हमने दिया है पाकिस्तान, इनके हवाले किया, इन भेड़ियों के हवाले। ये जो बन जाते हैं ना अफसरान बन जाते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये अफसरान जिनकी गर्दन में सरिया घुसा होता है, नीचे से सरिया जाता है गर्दन तक पहुंचा होता है इनकी। इनको हमने बनाया, हमने बिठाया अपने सरों के ऊपर, ये हम कसूरवार है। हमारा वो हाल है कि हम 100 प्याज भी खाएंगे, 100 छितर भी खाएंगे।